ओके गाइस, आज हम लोग कंपोजिशन एनालाइजर स्टडी करेंगे। कंपोजिशन एनालाइजर के डिफरेंट टाइप्स है, जिसमें हम लोग पीएच मीटर के बारे में देखेंगे, क्रोमेटोग्राफी को देखेंगे, डेंसिटी मेजरमेंट के बारे में देखेंगे। तो इन टॉपिक्स को मतलब ये इंस्ट्रूमेंटेशन में कहाँ लिंक करते हैं कि जहाँ पर क्वालिटी की बात होती है, कोई प्रोडक्ट बन रही है और उसकी क्वालिटी क्या है, तो वहाँ पर आपके पास कंपोजिशन एनालाइजर की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मिल्क इंडस्ट्री की बात करें, तो जो नेस्ले मिल्क कराची में बना रहा है, वही मिल्क आपके पास वो लाहौर में भी मिल रहा होगा। तो उन्होंने कंपोजिशन या क्वालिटी उसकी मेंटेन की हुई है। फूड इंडस्ट्री में ज़्यादा लिंक होता है इसका, लेकिन फूड इंडस्ट्री के अलावा कोई केमिकल इंडस्ट्री है तो वहाँ पर भी हमें बताना पड़ता है कि कोई प्रोडक्ट कितनी परसेंट प्योर है या उसके अंदर इम्प्योरिटी कौन कौन सी है। तो हमें मुख्तलिफ जगहों पर कंपोजिशन एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। तो इंडस्ट्री के अंदर इंस्ट्रूमेंटेशन का एक पार्ट आपके पास कंपोजिशन को एनालाइज करने का भी होता है। लेक्चर नंबर, मैंने आई थिंक लेक्चर ये नहीं शेयर करना था, मुझे लेक्चर 15 शेयर करना था। फिफ्टीन। जी, कंपोजिशन एनालिसिस का हम ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, इस टॉपिक के अंदर, इन स्लाइड्स के अंदर हम लोग जो देखेंगे वो इंट्रोडक्शन, टेस्टिंग मेथड कौन कौन से हैं, और कंपोजिशन एनालाइजिंग टेक्निक में से हम लोग डेंसिटी मेजरमेंट इन स्लाइड्स में देखेंगे लेक्चर नंबर 15 में। एंड बाकी जो होंगे वो हम लोग टॉपिक साथ साथ ओपन करते रहेंगे। तो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसकी प्रोसेस इंडस्ट्री के अंदर बड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, जहाँ पर हमें चेंजिंग कॉम्पोजिशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेक करना पड़ता है किसी भी प्रोसेस स्ट्रीम के अंदर। मिसाल ले लें आपके शुगर इंडस्ट्री की बात करें, या फिर बेवरेज इंडस्ट्री की बात करें, या फिर जूस इंडस्ट्री की बात करें, तो वहाँ पर जूस वगैरह तमाम जो कॉम्पोजिशन कुछ ना कुछ चल रही होती है। तो हम या फिर कंपोजिशन को डायरेक्टली मेजर करते हैं कि कौन से कंपोनेंट की क्या कंपोजिशन चल रही है, या फिर हम इनडायरेक्टली कोई ऐसा प्रॉपर्टी को चेक करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि इस वक्त कंपोजिशन क्या चल रही है। In this measurement of composition, first we have to analyze which property of the material is to be used for determining the composition. अब डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है मटेरियल की, हम वो तमाम चेक नहीं कर सकते, और ना वो करना पॉसिबल होता है, और ना वो करना कोई एडवाइस मतलब कोई वाइज ऑप्शन होती है। तो हम उनमें से कोई जो इजी वे मेजरिंग हो और एक्यूरेट हो, हम उसको मेजर करते हैं प्रॉपर्टी को, और वो प्रॉपर्टी हमें मटेरियल के तमाम कंपोजिशन के बारे में आइडिया दे देती है। द प्रॉपर्टी मे बी फिजिकल और केमिकल, एंड दिस क्वांटिटी शुड बी यूनिक टू द डिजायर्ड कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर टू एक्यूरेटली डिटरमिन द कंपोजिशन। मिसाल लें, आप बॉइलिंग पॉइंट की मिसाल लें कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, कि आपके पास प्योर वाटर का है। बट अगर इसी वाटर के अंदर मैं साल्ट या फिर शुगर को मिक्स कर देता हूँ, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट वेरी कर जाएगा। अब अगर मैं कहता हूँ कि मैं 10 शुगर ही ऐड किए, साल्ट का कोई काम नहीं है, तो शुगर ऐड करने से फर्ज कर लें कि बॉइलिंग पॉइंट जो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होगा। तो मैं चेक करता हूँ कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 10% शुगर ऐड किए मैंने, बल्कि ऐड किए मैंने, और मैंने स्टार्ट में चेक कर लिया कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या था। लेट्स से कि 101 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। 20% ऐड किए शुगर, तो वो 102 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। 30% ऐड किए तो 103 डिग्री। तो हमने स्टार्ट में शुगर कंपोजिशन के अगेंस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर को फाइंड आउट कर लेते हैं। देन हम अपने प्रोसेस को रन करते हैं। प्रोसेस को रन करने के बाद जो हमारे पास सैंपल होता है, उस सैंपल को हम लोग एक बीकर में रखते हैं, और बीकर को करने के बाद हीट करते हैं। हीट करने से जो बॉइलिंग पॉइंट अब थर्मोमीटर चेक कर रहे हैं, तो लेट्स सपोज मेरे पास आता है 104 पे, वो वाटर जो है वो बॉयल होता है जो मेरे सैंपल का था। तो इट मीन्स कि 40% कॉम्पोजिशन मौजूद है इस वक्त शुगर के वाटर के अंदर। तो आप लोगों ने देखा कैसे हम लोग एक
जस्ट बॉइलिंग पॉइंट की मदद से हम लोगों ने कंपोजिशन फाइंड आउट कर ली, बट हमें पहले उसके ऑप्शन या रिजल्ट पता होते हैं कि क्या होना चाहिए, देन हम लोग अपने रिक्वायर्ड क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। Introduction. The various properties which may be employed to determine the composition include preferential adsorption of the components, for example, chromatography, adsorption of electromagnetic rays, for example, UV rays, determine of refractivity, the conductivity, electric potential, pH, density, ये तमाम वो प्रॉपर्टी है जो हम मटीरियल के मेजर कर सकते हैं, बट लाजमी नहीं है कि हम तमाम के तमाम मेजर करें किसी कंपोनेंट के लिए। हो सकता है हमने जब अगर इसको एसिडिटी चेक करनी है किसी कंपोनेंट की, तो हम जस्ट पीएच मीटर के थ्रू हेल्प आउट कर सकें, ले सकें, या फिर पीएच स्ट्रिप्स हमारे पास होती हैं, हम वो डिप करें अपने सोल्यूशन के अंदर और हमें पता चल जाए कि पीएच इस मटीरियल की क्या चल रही है, जिससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि कितना एसिड है कितना बेस है। पीएच का मतलब ये है कि उसके अंदर पावर ऑफ हाइड्रोजन हम लोगों ने पढ़ा हुआ केमिस्ट्री के अंदर। हाइड्रोजन मीन्स के एसिड के जो फ्री पॉजिटिव आयंस होते हैं, एच पॉजिटिव आयंस, वो कितने मौजूद है। तो देयर इज अ चांस कि हम लोग पीएच मीटर से ना करें बल्कि कंडक्टिविटी मीटर से पीएच चेक कर लें, कि अगर ज़्यादा पॉजिटिव आयंस होंगे तो इट मीन्स वो ज़्यादा करंट को पास करने में हेल्प आउट करेगा। समझ रहे बात को। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की मदद से भी हम लोग पीएच मालूम कर सकते हैं, बट जो हमें इजी वे है हम उसकी मदद से चेक कर लेते हैं कि हम कोई भी प्रॉपर्टी को मेजर करना है तो वो कैसे इजीली मेजर कर सकते हैं और एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। The measurement of composition may be direct or inferential. Inferential means the use of measure of some property as a function of composition. For example, the use of boiling point in distillation column as measure of liquid composition. हम बॉइलिंग पॉइंट जो आपको डिस्टिलेशन कॉलम जिसके हम लोग एग्जांपल देख चुके हैं पहले, कि एक रिफाइनरी इंडस्ट्री में एक कॉलम होता है, उसके अंदर हम लोग क्रूड ऑयल इंसर्ट करते हैं, ठीक है, देन हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स यहाँ से ऑब्टेन कर लेते हैं, ऐसे ही होता है। अच्छा, वो प्रोडक्ट्स जो आपके पास हैं वो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे डिफरेंट ऑब्टेन होती है हमारे पास। जो लाइटर कंपोनेंट हो गया वो टॉप पे होंगे, फॉर एग्जांपल एलजी हो सकता है, लिक्विड गैस हो सकता है, या फिर नेचुरल गैस एलपीजी हो सकता है, डिफरेंट कंपोजिशन आपके पास मिलेंगे। देन आपके पास लिक्विड ऑयल होगा, कैरोसिन आपके पास आ जाता है, और इसके अलावा गैसोलीन आपके पास आ जाती हैं, और वेजलिन वगैरह या कह लें कि कार आ जाती है आपके पास। तो ये डिफरेंट चीज़ें आपके पास बॉइलिंग पॉइंट की वजह से हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। A wide array of methods is available to measure composition, and these methods are based on the following type of analysis. Number one is physical properties measurement, for example density, specific gravity या boiling point आपके पास आ जाता है। Photometric analysis, electrometric analysis, chromatography and refractometry। आज हम ये सब टॉपिक स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। टेस्टिंग मेथड आपके पास दो तरह के हैं, वन इज ऑनलाइन टेस्टिंग, नंबर टू इज ऑफलाइन टेस्टिंग। ऑनलाइन टेस्टिंग या ऑफलाइन टेस्टिंग के आगे टॉपिक पे हम स्टार्ट करते हैं, बट पहले आपको आइडिया देना चाहूँगा कि एक लेट्स सपोज मेरे पास डिस्टिलेशन कॉलम लगा हुआ है, और हमने देखा था कि टॉप से जो प्रोडक्ट आ रही है उसका कुछ पोर्शन दोबारा चला जाता है बैक टू द कॉलम, एंड देन कुछ पोर्शन हमारे पास चला जाता है एज अ प्रोडक्ट। यहाँ पे जो प्रोडक्ट का हमारे पास एरिया था, यहाँ पर हमने कॉम्पोजिशन एनालाइजर लगाया हुआ था, याद है आपको, कॉम्पोजिशन एनालाइजर। और कॉम्पोजिशन एनालाइजर यहाँ से कंट्रोल करता था एक वॉल्व को कि कितनी परसेंट जो प्रोडक्ट टॉप प्रोडक्ट आपके पास मिल रही है वो बैक टू डिस्टिलेशन कॉलम जानी चाहिए। ऐसे ही कुछ था, याद है आप लोगों को अब्दुल्ला? कि यस सर। कॉम्पोजिशन एनालाइजर डिसाइड करता था कि कितने परसेंट फीड जो प्रोडक्ट जो है वो बाहर निकलनी चाहिए और कितने परसेंट फीड जो है वो बैक टू द कॉलम जानी चाहिए। अच्छा, इस मेथड के अंदर जो कॉम्पोजिशन एनालाइजर है ये लाइव रिकॉर्डिंग कर रहा है कॉम्पोजिशन की। तो दिस इज एन ऑनलाइन टेस्टिंग कि हमने अपनी लाइन के साथ ही एक एनालाइजर लगा दिया है जो प्रोडक्ट का इनटेक को कंट्रोल कर रहा है। दूसरा मेथड मेरे पास क्या हो सकता है कि जो प्रोडक्ट मेरे पास निकल रही है उसको मैं लैब में भेजूं,
मे बी नेक्स्ट सेमेस्टर में मैं कोशिश करूंगा कि चेक करूं क्या कहते हैं, बिकॉज यहाँ पर रिकॉर्डिंग पॉज नहीं हो सकती। जूम में कल किसी ने कहा था कि रिकॉर्डिंग पॉज हो सकती है, तो आई विल ट्राई कि अगर जूम में रिकॉर्डिंग पॉज हो सकती है तो यस नेक्स्ट सर, टाइम जूम में हो जाती है। बिकॉज अभी जितनी साइलेंट रहा है सब कुछ, वो तमाम के तमाम रिकॉर्डिंग में साइलेंट ही है इसका पोर्शन। ओके, तो एक मेरे पास मेथड ये था कि कंपोजिशन एनालाइजर मैंने लाइव लगा दिया लाइन के अंदर, जो कि डायरेक्टली रीडिंग लेकर कंट्रोलर को कुछ ना कुछ एक्शन दे रहे हैं कि कितने परसेंट वॉल्व ओपन करना है। सेकंड मेथड मेरे पास ये है कि मैं जो प्रोडक्ट है उसको मैं लैब में लेके जाऊँ सैंपल को, और लैब में लेके जाने के बाद मैं देखो कंपोजिशन क्या चल रही है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर बंदा वापस आए और इस वॉल्व को मैनुअली कंट्रोल कर ले। तो ये जब जितनी देर में वो टेस्टिंग रिजल्ट आने के बाद वो पर्सन यहाँ पहुंचेगा वॉल को कंट्रोल करने के लिए, उस वक्त तक कंपोजिशन जो वो डिस्टर्ब हो चुकी होगी। तो दो तरह के मेथड है, नंबर वन इज ऑनलाइन टेस्टिंग, नंबर टू इज ऑफलाइन टेस्टिंग। दोनों के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। ओके, तो यही चीज़ें आपके पास लिखी हुई हैं। ऑनलाइन टेस्टिंग के अंदर इनलाइन एनालिसिस ऑफ द कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द सैंपल। ऑनलाइन टेस्टिंग कैन आइदर बी परफॉर्म इनलाइन, जैसे आपको अभी पिछले एग्जाम्पल में दिखाया कि इनलाइन सेंसर लगे हुए थे जो डायरेक्टली लाइन में रिजल्ट देकर फीडबैक या ट्रांसमीटर को थ्रू आंसर दे रहे थे। देन वी हैव इन स्लिप स्ट्रीम टेस्टिंग, a side stream of the process runs along the main line such as apparatus closely resembles the setup of the bypass. Similar to inline testing, the sensor is directly attached to a slip stream and provides feedback through the transmitter. इन स्लिप टेस्टिंग की एग्जांपल कैसे दे सकते हैं कि एक स्ट्रीम आपके पास बाहर निकली है, और बाईपास हम लोग कैसे देते हैं। बाईपास ऐसे देते हैं हम लोग के एक मेन लाइन के अंदर से एक दोबारा उस लाइन को अटैच कर देते हैं, यानी कि मेन लाइन आपके पास एग्जिट हो रही है लेफ्ट टू राइट पोजीशन में, तो मैंने क्या किया, एक बाईपास क्रिएट कर दिया। बाईपास का मकसद आमतौर पे क्या होता है कि हमने कई मरतबा बाईपास वाल्व लगाए होते हैं कि अगर एक ऑटोमेटिक वाल्व से काम ना कर रहा हो, ऑटोमेटिक वाल्व को ऐसे हम शो करते हैं न्यूमेटिक वाल्व के थ्रू। ऑटोमेटिक वाल्व अगर मेरे पास सही काम ना कर रहा हो तो मैनुअली वाल्व को रन करते हैं यहाँ पर, यानी कि कोई पर्सन आता है और वो इस वाल्व को ओपन या क्लोज कर लेता है ताकि जो भी प्रोडक्ट बाहर निकल रही है या अंदर जा रही है, फीड अंदर जा रही है, वो कंट्रोल की जा सके। तो ये आपके पास बाईपास लाइन चलाती है। तो इन स्लिप लाइन के अंदर हम एक बाईपास लाइन क्रिएट करते हैं, और इस बाईपास लाइन के अंदर हम लोग असेंबली क्रिएट कर देते हैं बिल्कुल उस तरह की जैसी लैब में फैसिलिटी होती है। ठीक है, और वो लैब में जो फैसिलिटी थी वो सब कुछ यहाँ प्रोवाइड कर देते हैं, और वो साथ साथ सैंपल को टेस्ट भी करते रहता है, और दोबारा वो सैंपल मेन लाइन के अंदर एंटर भी हो जाता है। इट मीन्स इसके लिए लाजमी नहीं है कि आप मेन स्ट्रीम के साथ कोई एनालाइजर लगाएं। तो इसे हम प्रोवाइड, इसका नाम देते हैं इन स्लिप टेस्टिंग का नाम देते हैं। Such apparatus closely resembles the setup of bypass. Similar to inline testing, the sensor is directly attached to the slipstream and provides feedback through a transmitter. Advantages का आपके पास क्या है कि ऑनलाइन टेस्टिंग इंक्लूड an immediate and continuous feedback response to change in process condition, and so online testing prevents
the continued production of the undesired product, which with an immediate response and correction of the flawed material. फायदा हमारे पास क्या है कि हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं प्रॉब्लम क्या आ रहा है और उस वक्त हम लोग फीडबैक कंट्रोल से चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस के ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो जहाँ पर शदीद ज़रूरत हो कि आप प्रोडक्ट को बिल्कुल भी उसकी क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, तो वहाँ पर ऑनलाइन टेस्टिंग की जाती है। अदरवाइज़ सैंपल्स दिए जाते हैं और वो सैंपल आगे जाकर लैब में चेक किए जाते हैं। उसको हम कहते हैं ऑफलाइन टेस्टिंग। This involves the extraction of sample from the process or reaction and its subsequent testing is in a machine that may be situated as a location far away from the process line in a lab. In this case, a sample is manually removed, which is later sent to a composition analyzer. The results of the analyzer are examined by are examined and they are sent to the controller system to make the appropriate adjustments. Just a second. Hello. वालेकुम सलाम। जी, ठीक। Okay, in this case, a sample is manually removed, which is later sent to the compost. अच्छा, इसका पर्पज आपको बता दिया हुआ है कि हम सैंपल को रिमूव करते हैं एक स्ट्रीमलाइन से, फिर आगे जाकर लैब में लेके जाते हैं और फिर वहां जाकर लैब में टेस्टिंग होती है और टेस्टिंग एरिया और प्रोसेस एरिया जहाँ पर लगी या सैंपल लिया हुआ दूसरे से बहुत दूर होते हैं। एडवांटेजेस क्या है? ऑफलाइन टेस्टिंग इज मोर रिबस्ट एंड हैज मोर वेरिड एप्लीकेशन। आप एक सैंपल लेकर चले जाएं तो उस सैंपल से हम लोग डिफरेंट टाइप्स की टेस्टिंग कर सकते हैं। अब इसकी मिसाल ऐसे रहने कि आप एक ब्लड सैंपल देते हैं लैब वालों को और सेम ब्लड सैंपल से हम लोग डिफरेंट टाइप्स की टेस्टिंग करवा सकते हैं। हम लोग अपने WBC आई डोंट नो क्या वर्ड यूज होते हैं, मैंने कि 5 6 7 तरह की टेस्टिंग एक सैंपल से ही हो सकती है। तो और अगर ऑनलाइन टेस्टिंग की बात करें तो ऑनलाइन टेस्टिंग एक स्पेसिफिकल एप्लीकेशन के लिए डिज़ाइन होती है। वहाँ पर जस्ट कंपोजिशन अगर एक कंपोनेंट की करे तो वो उसी कंपोनेंट की करेगा, वो बाकी कंपोनेंट की टेस्टिंग वहाँ पर नहीं हो सकती। और कंपोनेंट की करनी है आपने तो हमें जो सिस्टम है वो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा और बहुत ज़्यादा महंगा होता जाएगा। इसका ऑफलाइन का एडवांटेज ये है कि आप एक सैंपल से हम डिफरेंट टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? सैंपल डेड टाइम इज इंट्रोड्यूस्ड, द टाइम लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि सैंपल लेकर गए हैं और जाके टेस्ट करवाया तो इस दौरान हो सकता है कि सिस्टम ने अपने प्रॉपर्टीज को चेंज कर दिया हो। वेरिएबिलिटी ऑफ सैंपल टेस्टिंग लोकेशन, एक लैब से टेस्ट करवाए तो आपका रिजल्ट कुछ हो रहा था, दूसरी लैब से टेस्ट करो तो आपका रिजल्ट और आता है। दोनों के स्टैंडर्ड डिफरेंट हो सकते हैं, यानी कि दोनों ठीक काम कर रही होती हैं बट कुछ ना कुछ एनवायरमेंटल डिस्टॉर्शन की वजह से रिजल्ट वेरी कर सकते हैं यहाँ पर। लैग टाइम फॉर एडजस्टमेंट टू बी मेड टू द प्रोसेस। आप एक जो रिजल्ट आया आपको पता चला कंपोजिशन जो डिस्टर्ब हो चुकी है, तो आप इतनी देर में प्रोसेस लाइन पे जाकर जो एडजस्टमेंट करेंगे उससे क्वालिटी में एरर आता रहेगा जब तक आप
रिजल्ट को वेरीफाई करके प्रोसेस लाइन तक नहीं पहुंच जाते। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज डेंसिटी मेजरमेंट, जो हम लोग जिसकी वजह से हम लोग कंपोजिशन का अंदाजा कर सकते हैं। तो उसके लिए दो मेथड आपके पास है, मैग्नेटिक मेथड एंड हाइड्रोमीटर। अच्छा, डेंसिटी आपको पता है कि फंक्शन होती है टेम्परेचर का। तो सॉरी, ये ऐसा नहीं लिखना, डेंसिटी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर वेरी करेगा तो डेंसिटी वेरी कर जाती है। फंक्शन का मतलब क्या है कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डेंसिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। और डेंसिटी आपके पास फंक्शन है साथ में, इसके अलावा इज द फंक्शन ऑफ कॉम्पोजिशन एज वेल। तो कॉम्पोजिशन और टेम्परेचर दो कंपोनेंट का फैक्टर होती है आमतौर पर डेंसिटी। तो हम या कॉम्पोजिशन चेक करते हैं वहां से डेंसिटी का फैक्टर निकाल आता है, या हम लोग टेम्परेचर चेक करते हैं वहां डेंसिटी का फैक्टर निकाल आता है। और इसके अलावा डेंसिटी एक और प्रॉपर्टी को वेरी कराती है, वो आपके पास है फ्लोइंग प्रॉपर्टी। डेंसिटी इज द फंक्शन ऑफ फ्लो। अगर फ्लो ज्यादा होगा तो इट मीन्स डेंसिटी लो है, अगर फ्लो कम होगा तो इट मीन्स डेंसिटी हाई है। बट ये फ्लो अगेन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये फ्लो आपके पास कंपोजिशन पे डिपेंड करता है, ये फ्लो टोटली इंडिपेंडेंट फ्लो नहीं है आपके पास। तो डेंसिटी इज द मोस्ट फंडामेंटल of all physical properties. It applies to substance in any of the three physical states, liquid, solid, gas, तीनों में apply हो सकता है ये। Density measurements are made for the following reasons: to determine the mass and volume of the product, to assess the quality of the product, to determine the composition and concentration of the process stream, to convert volumetric flow rate into mass flow rate information। इन तमाम पर्पजेज के लिए यूज होती है आपके पास। अच्छा, मैग्नेटिक मेथड क्या है आपके पास, ये हम पहले डायग्राम को समझ लेते हैं, फिर हम पढ़ लेंगे चीज़ों को। वन इज मैग्नेटिक डेंसिमीटर, देन हाइड्रोमीटर। मैग्नेटिक हाइड्रोमीटर को स्टडी करते हैं। ओके, ये आपके पास टॉप व्यू है, मतलब हम मशीन को देखें साइड से, ये साइड व्यू है, साइड से देखें तो आपको पास ये नजर आएगा। और अगर मैं मशीन को टॉप से देखूं या साइड वे से क्रॉस सेक्शनल देखूं तो मेरे पास ये वाला व्यू नजर आएगा। तो जो व्यू मुझे बॉक्स के अंदर से नजर आएगा वो क्या आपके पास है कि एक एरिया है, ये ब्लैंक एरिया जहाँ पर हम लोग अपना प्रोसेस फ्लूइड इंसर्ट कर सकते हैं। देन वी हैव फ्लोट। इसी फ्लोट को इसने बाहर निकाल के दिखा दिया आपको, ये फ्लोट है। फ्लोट की प्रॉपर्टी क्या है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का इलेक्ट्रिकल वालों को ज़्यादा पता होगा कि ये वो मटेरियल होता है कि जिनको जब करंट प्रोवाइड किया जाता है मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, और अगर करंट को रिमूव कर दिया जाए तो इनके अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाती है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप के मटेरियल होते हैं, फेरोमैग्नेटिक इनको हम कहते हैं, आयरन के बने हुए होते हैं। तो ये आयरन का बना हुआ फ्लोट है। अच्छा, इस फ्लोट को हम लोग सर्च कॉइल के थ्रू, ये सर्च कॉइल लगी हुई है, यानी कि साइड व्यूज देखेंगे तो ऐसा नजर आएगा, एक्चुअली जो है वो सर्च कॉइल की जो शेप है वैसे बनी होगी। ये सर्च कॉइल क्या करती हैं, ये पोजीशन फाइंड आउट करते हैं कि फ्लोट की इस वक्त पोजीशन क्या है, नॉर्मल पोजीशन क्या है, जीरो पोजीशन क्या है। सर्च कॉइल का पर्पज क्या है कि इन्होंने पोजीशन फाइंड आउट करनी है, फ्लोट की पोजीशन क्या है। इट मीन्स कि अगर मैं इस फ्लोट को टिप करूंगा या इंसर्ट करूंगा स्टार्ट में, तो पहले वो कहीं टॉप पे हो गया होगा, देन वो आहिस्ता आहिस्ता एक मिडिल पोजीशन में आएगा जो कि हमारी रिक्वायर्ड पोजीशन है एज कम्पेयर टू दैट सर्च कॉइल। ऐसे ही है। ओके, इट मीन्स कि ये फ्लोट तो नीचे गिरता रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता ये तो नीचे आता रहेगा, ग्रेविटी की वजह से नीचे बैठ जाएगा। बट देन वी हैव सस्पेंशन सोलेनॉइड जो टॉप पर लगी हुई है। सस्पेंशन सोलेनॉइड क्या करती है, ये इलेक्ट्रिकली टारगेटेड है, इसको वोल्टेज दिया जाता है, करंट प्रोवाइड किया जाता है, और वो करंट इंट्रोड्यूस करती है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर। इट मीन्स कि ये जो सोलेनॉइड है ये इस फ्लोट को सस्पेंडेड फॉर्म में रखने की कोशिश करेगी बाय मीन्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ आई आपको इस बात की? ओके, इन सर्च कॉइल्स का काम है कि ये पोजीशन को फाइंड आउट करें कि इस फ्लोट की क्या चल रही है। जस्ट तक मैं रेज कर दूं चीज़। ओके, सर्च कॉइल का काम है कि वो चेक करेंगी कि इस वक्त पोजीशन क्या चल रही है फ्लोट की, और सोलेनॉइड
सोलेनोइड का पर्पस क्या है कि वो इस फेरोमैग्नेटिक फ्लूइड को सस्पेंड करके रखे, और ग्रेविटी की वजह से वो आहिस्ता से पेनिट्रेट होता हुआ वो लिक्विड के साथ नीचे बैठना शुरू कर देगा। अब एक तरफ नीचे बैठने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ सोलेनोइड उसको ऊपर खींच रहा है, और सर्च कॉइल इसकी पोजीशन को मुहैया कर रही है कि पोजीशन जो है ना वो मिडल में सस्पेंड रहनी चाहिए हमेशा। ये तमाम सिस्टम जो उनके सर्च कॉइल्स का और सस्पेंशन का या सोलेनोइड का है, आपस में इंटरकनेक्टेड है स्टेबलाइजिंग नेटवर्क के थ्रू, फेज सेंसिटिव डिटेक्टर के थ्रू एंड ऑसिलेटर के थ्रू। अब नाउ लेट अस सपोज कि मेरे पास हनी है और एक तरफ मेरे पास ग्रीस है, बल्कि एक तरफ अगर तो मोबिल ऑयल है। अब ग्रीस की जो सॉरी हनी की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है और मोबिल ऑयल की डेंसिटी कम है, ये हमें पता चल जाता है, मतलब नॉर्मल सी बात है। अच्छा, नॉर्मल सी बात क्यों हम कहते हैं, क्योंकि ग्रीस सॉरी हनी जो है वो कम फ्लो करता है और मोबिल ऑयल जल्दी फ्लो कर लेता है। तो इट मीन्स कि जो मटेरियल जितना थिक होगा उतनी इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पे, एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ मोबिल ऑयल। ये मुझे कैसे पता चला, इनके फ्लोइंग प्रॉपर्टी की वजह से पता चला या इनके थिकनेस से पता चला। तो एक फ्लोट जो मैं हनी के अंदर डिप करूंगा वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरने की कोशिश करेगा, और सोलेनोइड को कम फोर्स लगानी पड़ेगी, कम फोर्स लगानी पड़ेगी कि वो उसको ऊपर खींचे। अच्छा, सोलेनोइड के पास ये जो ट्रैक्शन फोर्स जो वो फ्लोट खींच रहा है वो कहाँ से आती है? ये वो करंट है जो डीसी एम्पलीफायर इसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। तो जितना ज्यादा डीसी एम्पलीफायर फोर्स लगाएगा इसको ऊपर खींचने में, वो इट मीन्स कि इतनी ज्यादा डेंसिटी आपके पास है, और जितनी कम फोर्स अप्लाई करेगा इट मीन्स कि उतने ही कम डेंसिटी मटेरियल को प्रोड्यूस है। थिक मटेरियल के अंदर उसको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, बिकॉज थिक मटेरियल के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो उसको ऊपर मूव नहीं होने देंगे, और जो थिन मटेरियल क्या है जिनकी डेंसिटी कम होगी वो इजीली मूव करेगा फ्लोट अप साइड या डाउन साइड। ये बात किसी को समझ ना आई हो मुझे, तीन लोग बैठे हैं इस पर। जी गाइस, अब्दुल्ला, उस्मान, और थर्ड कौन है? फराज भी आ गया हुआ है, मोइन, चार लोग बैठे हुए हैं। ये बात किसी को समझ ना आई हो या रिपीट कर दो। तो सर इसकी जो आउटपुट है, कि क्या इसका है? आउटपुट इसकी जो आउटपुट है वो हमें किस शेप में मिलेगी, किस जो क्वांटिटी में मिलेगी? इसकी हमें जो आउटपुट है वो हमें करंट के फॉर्म में मिलेगी, करंट या वोल्टेज के फॉर्म में मिलेगी। उधर से फिर हम उसे डेंसिटी में चेंज करेंगे। मैंने आपको बताया यहाँ पे कि जितना ज़्यादा करंट होगा, जितना ज़्यादा करंट होगा इट मीन्स जितना ज़्यादा करंट रिक्वायर्ड होगा इस फ्लोट को सस्पेंड फॉर्म में रखने के लिए, इट मीन्स उतनी ही ज़्यादा डेंसिटी आपको रिक्वायर्ड होगी। ये मैंने आई फॉर एच लिख दिया है कि करंट फॉर रिक्वायर्ड फॉर हनी के लिए ज़्यादा होगा, करंट रिक्वायर्ड फॉर मोबिल कम होगा हमारे पास। ठीक है देखो ना, भाई। पर्पस क्या है कि सोलेनोइड फ्लोट है इसको मिडल पोजीशन में रखना है। सर्च कॉइल्स क्या है कि वो जस्ट इसके पोजीशन को सर्च कर रही है, जैसे वो पोजीशन को बताएंगे कि ये नीचे जा रहा है तो वो आंसर प्रोवाइड करेगी यहाँ पे ऑसिलेटर के थ्रू, फेज सेंसर के थ्रू, स्टेबलाइजर नेटवर्क के थ्रू कॉइल्स को कि ज़्यादा करंट प्रोवाइड करो इस सोलेनोइड को, ताकि वो ज़्यादा फोर्स से इसको ऊपर खींचे फ्लोट को। यस सर। तो सर्च कॉइल्स है वो जस्ट इसकी पोजीशन को चेक कर रही है कि मिडल पोजीशन में रहे, और सोलेनोइड की कोशिश क्या है कि ये हमेशा सस्पेंडेड फॉर्म में रहे। तो इस जो फोर्सेस की जो आपस में फाइट होगी उसको कंट्रोल कर रहा होगा करंट या वोल्टेज, तो इनमें से जो मर्जी आप कंसीडर कर लें। तो उससे मतलब पता चलेगा हमें कौन सा इक्विपमेंट या प्रोसेस फ्लूइड की डेंसिटी हाई है और किसकी लो है। और कब हम लोग स्टडी कर लेते हैं क्या यहाँ पे। The magnetic densitometer consists of a small ferromagnetic cylinder enclosed in a glass jacket. The jacket and ferromagnetic material combined consist of a float. Okay, float is suspended electromagnetically, totally immersed in the process fluid, whose density is to be measured. The cylinder is held at a precise height within the medium by means of solenoid.
सोलिनॉइड का पर्पस क्या है कि सस्पेंड फॉर्म में रखना उसने हमेशा। A pair of such coils fed by high frequency supply detects the position of the float. These such coils allow just enough current to flow in the solenoid to maintain the float currently between the two such coils. सर्च कॉइल का पर्पस क्या होता है कि वो जस्ट सोलिनॉइड को उतना करंट प्रोवाइड करवाती हैं कि फ्लोट हमेशा सस्पेंडेड पोजीशन में और मिडिल पोजीशन में रहे हमेशा। When the density of the fluid decreases, the float will start sinking. The change in position is detected by the search coils and it is resulted in an unbalanced signal to the amplifier and demodulator, causing an increase in the current to the solenoid. This increase of the force of attraction in the magnet on the float and restores it to the original central position. Thus, instrument accurately positions the float by variation of the solenoid current, and this current is measured as a measure of float density. The density sensor can be mounted on a tank or a pipeline nozzle directly immersed in the process stream or provided with a sample chamber for mounting in a sample bypass line. जी क्या चीज़ समझ नहीं है आपको? जो बात मैंने आपको सारी इजी होकर बताई है वही चीज़ें वहाँ पर डेंस लैंग्वेज में लिखी हैं। उस्मान रिपीट करोगे कैसे होगा ये सारा प्रोसेस? सही माउंटिंग फ्लैंग का क्या काम? माउंटिंग फ्लैंज का काम जस्ट ये है कि इसको माउंट रखना है, पकड़ के रखना है। वो कहता है आपके पास इनलाइन हाउसिंग भी कर सकते हैं, यानी कि इसको डायरेक्टली आप अटैच कर दें किसी पाइपलाइन के साथ यहाँ पर इसको, और वो पाइपलाइन दूसरे से बाहर निकल रही होगी, या आप इसको हेल्ड कर सकते हैं स्लिप लाइन के साथ। दोनों ऑप्शन आपके पास है। तो माउंटेड हैंड लाइन जो फ्लैंजेस है वो जस्ट हैंग रखेगी इस पूरे सैंपल को। ये देख रहे हो ऊपर जो बना हुआ है, सॉरी ये ऊपर पोर्शन बना हुआ है, इट मीन कि ये फिक्स है टॉप पोजीशन के ऊपर, ये दीवार के साथ फिक्स किया हुआ, हैंग किया हुआ है सैंपल इस मशीन को। दोबारा रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा कि सैंपल फ्लोट जो है हम लोग इंसर्ट करते हैं कि चैम्बर के अंदर, ये सैंपल चैम्बर जो साइड पे दिखाया हुआ फ्लोट के, और फ्लोट के अंदर दो मटीरियल, फ्लोट खुद ग्लास का बना हुआ है और इसके अंदर फेरोमैग्नेटिक मटीरियल रखा हुआ है। फेरोमैग्नेटिक मटीरियल वो होते हैं जो जिनको जब हम करंट सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिकल लाइन्स के अंदर आते हैं तो मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, अदरवाइज वो नॉर्मली आयरन की तरह बिहेव करते हैं। तो सच कॉइल्स इस फ्लोट की पोजीशन को चेक करने के लिए यूज होती हैं। सच कॉइल्स का कोई पर्पज नहीं है हमारे पास, वो जस्ट चेक करती हैं कि इस वक्त फ्लोट कहाँ पर है मौजूद। तो नॉर्मली इसकी पोजीशन हम लोग जीरो पोजीशन सेट करते हैं जब वो सेंट्रल पोजीशन में हो। तो वो जब कॉइल सर्च कर लेती हैं इसको, इतनी देर में डेंसिटी डिक्रीज होने की वजह से फ्लोट डाउन साइड पे मूव करना शुरू करता है, एंड जैसे वो डाउन साइड पे मूव करता है तो सर्च कॉइल सिग्नल भेजती हैं सोलिनॉइड को कि अपने करंट की क्वांटिटी को इंक्रीज करो, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करो, ताकि जो आपके पास सिंकिंग फ्लोट है वो फ्लोटिंग एरिया में यानी कि ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दें, यानी कि उसकी पोजीशन मेंटेन रहे। इस फोर्स अनबैलेंस फोर्स के दौरान जिसमें फ्लोट डाउन साइड मूव करने की कोशिश करता है, सोलिनॉइड ऊपर मूव करने की कोशिश करता है, एक प्रिसाइज अमाउंट ऑफ करंट चाहिए होती है, और वो करंट की अमाउंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी के। जितना ज़्यादा करंट रिक्वायर्ड होगा उतनी ही ज़्यादा डेंसिटी होगी मटीरियल की, और जितना कम करंट रिक्वायर्ड होगा उतनी कम डेंसिटी होगी मटीरियल की। एडवांटेजेस क्या है? मैग्नेटिक डेंसिटोमीटर अलाउज the determination of effects of pressure and temperature down to the cryoscopic range. क्रायोस्कोपिक रेंज आपके पास होती है मटेरियल की कि लेट्स सपोज हमने फ्लूइड की या सोल्यूशन की बात करते हैं। सोल्यूशन आपके पास मिक्सचर होता है सॉल्वेंट का प्लस सोल्यूट का। सोल्यूशन अगर मैं कहूँ वाटर शुगर सोल्यूशन की बात करूँ मैं, या सॉल्ट सोल्यूशन की बात करूँ, तो वाटर इज सॉल्वेंट एंड साल्ट इज सोल्यूट। वाटर इज सॉल्वेंट एंड साल्ट इज सोल्यूट। जो कम क्वांटिटी में कह रहे जो मिक्सिंग मटेरियल होता है उसको हम सोल्यूट कहते हैं, जैसे नमक कह लें, और सॉल्वेंट जो उसको अब्जॉर्ब कर ले, मिक्स कर ले, फॉर एग्जांपल पानी सॉल्वेंट आपके पास है। तो क्रायोस्कोपिक प्रॉपर्टी वो है जो सोल्यूट पे डिपेंड करती है।
और फ्लूइड की प्रॉपर्टीज को चेक करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो इसका पर्पज एंड इसका बेनिफिट क्या होता है कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है वो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज को भी चेक करने के लिए यूज हो सकता है। इट अलाउज हाई मेजरमेंट एक्यूरेसी, एक्यूरेसी बहुत ज़बरदस्त है। आप उससे 0.0001 मतलब जो एक्यूरेसी इक्विपमेंट की होगी वहाँ तक हम लोग सही रिजल्ट चेक कर सकते हैं कि डेंसिटी क्या है। डिसएडवांटेज क्या है? सैंपल फ्लो रेट एक्सीड अ फ्यू गैलन पर आवर और विस्कोसिटी अबव अ फ्यू सेंट्रीफ्यूगेस कैन रिजल्ट इन वर्टिकल फोर्सेस ऑन द फ्लोट कॉजिंग एरर इन द मेजरमेंट। वो कहता है फर्स्ट करने का आपके पास फ्लो रेट बहुत ज़्यादा है। जैसे एक एग्जांपल दिया है कि हम इस सिस्टम को इनलाइन भी असेंबल कर सकते हैं। इनलाइन असेंबल कैसे करेंगे? एक पाइपलाइन होगी, उस पाइपलाइन को हम यहाँ पर अटैच कर देंगे इस चैम्बर के साथ और इस चैम्बर के अंदर ये फ्लोट जो होगा वह हैंग होगा। तो पाइपलाइन के अटैच हो रहा है तो दूसरे से पाइपलाइन बाहर निकल जाएगी। तो अगर आपके पास फ्लो रेट बहुत ज़्यादा है तो वो इसकी पोजीशन को चेंज कर सकता है। जो चेंज डेंसिटी की वजह से नहीं आएगा बल्कि वो चेंज फ्लो रेट की वजह से आएगा। तो उसकी वजह से एरर कॉज हो सकता है। Causing error in the measurement. Deposit on the float will also result in measurement error. तो it means कि हमने इसको clean liquid के लिए यूज करना है, स्लरीज वगैरह के लिए ये रिकमेंडेड नहीं है। Then we have hydrometer. हाइड्रोमीटर ये देखा हुआ किसी ने अपने कहीं पे अपनी लाइफ के अंदर इस तरह का इक्विपमेंट देखा होगा? कहाँ देखा होगा? वैसे याद करने की कोशिश करें। नीचे तो सिलेंडर लगा हुआ है ना, सिलेंडर के अंदर इसमें हाइड्रोमीटर टिप किया हुआ है। कभी बैटरी से काम करवाया है जो यूपीएस की बैटरीज होती हैं? जी सर। तो वो ऊपर से वो पिपर सा लगा होता है, उसको दबाते हैं वो। एग्जैक्टली उस पिपेट को दबाते हैं वो, और वो लिक्विड बैटरी का जो पानी होता है तेजाब वो उस पिपेट के अंदर चला जाता है। उस पिपेट के अंदर ही हाइड्रोमीटर जो होता है ना वो रखा हुआ होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, पिपेट के अंदर ही हाइड्रोमीटर रखा होता है और जैसे आपके पास लिक्विड किसी पोजीशन पे आता है तो हाइड्रोमीटर फ्लोट करना शुरू कर देता है कुछ ना कुछ। तो इट मीन्स कि हमने इस हाइड्रोमीटर को डिजाइन किया हुआ डिफरेंट मटेरियल्स के लिए। अगर वो एसिड के लिए यूज हो रहा है तो वो मिल्क के लिए यूज नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका जो डिजाइन होगा वो डिपेंड करता है कि किस मटेरियल के लिए इसको यूज करते हैं। अच्छा, ये होता है सर आपके मिल्क पास, के लिए क्यों नहीं यूज हो सकता है? मैं बताया निशाद एक बताता हूँ आपको। मैंने कहा कि अगर वो एसिड के लिए डिजाइन किया हुआ तो वो मिल्क के लिए यूज नहीं हो सकता। अगर मिल्क के लिए डिजाइन हुआ हुआ तो वो एसिड के लिए यूज नहीं हो सकता। अगर मतलब एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए इसको बनाया गया वो उसके लिए ही यूज होगा। अगर वो एसिड के लिए बनाया गया वो अल्कोहल के लिए यूज नहीं हो सकता। तो उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। वो टाइप्स क्यों है आपके पास कि इसको पढ़ते हैं तो फिर आपको, बल्कि पढ़ने से पहले मैं कुछ बता ना दूं, कुछ और बताया हुआ नहीं है, इसी डायग्राम बता देता हूँ आपको मैं। इसके अंदर एक्चुअली क्या है, एक एम्प्टी चैम्बर है, एक ऐसा मटेरियल आपके पास, सॉरी, it consists of a thin glass tube closed on both ends with one end enlarged into a bulb that contains lead or mercury to cause the instrument to float upright in a liquid. एक ऐसा ग्लास चैम्बर बनाया हुआ है जो दोनों से क्लोज है बट बॉटम साइड जो है वहां पर उसके एरिया ज्यादा है और उसके बॉटम में एक मर्करी की फिक्स क्वांटिटी हमने रखी हुई है। ये मर्करी की फिक्स क्वांटिटी जो हमने रखी हुई है ये डिटरमिन करती है कि क्या आपने इसको मिल्क के लिए यूज करना है, क्या आपने इसको एसिड के लिए यूज करना है, या आपने इसको अल्कोहल के लिए यूज करना है, या आपने इसको किसी और, या आपने इसको जूसेस के लिए यूज करना है। ठीक है, तो ये जो डेंसिटी हमने किसी मटेरियल के लिए फिक्स कर ली है जिसके हमने कैलकुलेट करना है, ये जस्ट उस एप्लीकेशन के लिए यूज हो सकता है। अगर मैं इसकी क्वांटिटी को वेरी कर देता हूँ मर्करी की, तो हो सकता है मैंने इसको मिल्क के लिए कैलिब्रेट किया है तो वो एसिड के लिए डिप हो जाए, सिर्फ फ्लोट ना करे। तो अगर वो टोटली डिप हो जाता है तो इट मीन्स ये रॉन्ग काम कर रहा है। तो पहली बात तो हमें समझ आ गई कि एक ऐसा मटीरियल है जो कि ग्लास का बना हुआ है और उसके अंदर हमने कैलिब्रेशन की हुई है टॉप के ऊपर। ये टॉप पे कैलिब्रेशन इसकी की हुई है, दिखाया है उसमें ऊपर खुद क्या है। तो यहाँ पर हमें पता चलेगा क्या वैल्यू चल रही है इस मटीरियल की। ओके, इस हाइड्रोमीटर का सर इसका मतलब कि अगर मिल्क होगा तो मर्करी ज्यादा होगी, अगर कुछ कोई और होगा तो उस मतलब क्वांटिटी का हिसाब होगा मर्करी का। क्वांटिटी का हिसाब होगा कि इस फ्लोट ने कितना डिप होना है, कितना बाहर निकलना है।
मतलब जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी मरकरी उतनी कम या ज्यादा होगी, ऐसे ही है? ज़्यादा कम या ज़्यादा होगा, बिल्कुल ठीक है। ओके, अब हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल पे आते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल का आर्शिमिडीज का प्रिंसिपल, आर्शिमिडीज का प्रिंसिपल क्या था, जो हम लोग याद होगा कि जो बोट्स होती हैं जो वाटर के अंदर फ्लोट कर रही होती हैं, वहाँ पे आर्शिमिडीज का प्रिंसिपल होता है, याद है आपको? ये पानी की सरफेस है लेट्स सपोज, तो आर्शिमिडीज का प्रिंसिपल होता है कोई बॉडी जब वाटर के अंदर डिप होती है तो वो उसके वेट के इक्वली वाटर उसको अपसाइड फोर्स लगाने की कोशिश करता है, अपसाइड फोर्स लगाने की कोशिश करता है। तो जो इसकी शेप होगी उतनी ज्यादा वो उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। याद है आर्शिमिडीज का प्रिंसिपल? कोई बॉडी का वेट जितना ज्यादा लिक्विड के ऊपर डाउन साइड प्रेशर लगाने की कोशिश करेगा, लिक्विड उसी फोर्स के लिहाज से उसको अपसाइड पुश करने की कोशिश करेगा। तो जो हम लोग उसके अंदर वेट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना मरकरी का, वो एक्चुअली उसके अंदर फ्लोटिंग प्रॉपर्टी को इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं। नाउ सेकंड लाइन पढ़ता हूँ। द ग्लास ट्यूब इज अ स्केल so calibrated that the reading on with the surface of the liquid in which the hydrometer is floating can be used to measure both the density and the specific gravity which is proportional to it. The level at which hydrometer floats depends only on the density of the liquid. अच्छा, अब मैंने एसिड का आपको एग्जांपल दी थी कि हम लोग बैटरी का एसिड चेक करने के लिए जाते हैं बैटरी को। वो क्या करता है, एक पिपेट होती है उसके अंदर हाइड्रोमीटर से इंसर्ट किया होता है और वो हाइड्रोमीटर से एक सैंपल लेता है हमारे एसिड का। पिपेट के अंदर, वो पिपेट के अंदर बॉल पिपेट होता है, यहाँ से उसको पुश करता है यानी एक हाइड्रोमीटर होता है जो अंदर इसके इंसर्ट होता है। जैसे ही आपके पास लिक्विड अंदर आना शुरू होता है तो हाइड्रोमीटर किसी एक पोजीशन में जाकर फ्लोट करना शुरू कर देता है। अच्छा, जब आपके पास एसिड है, एसिड के अंदर क्या होता है, एक पॉजिटिव आयन की क्वांटिटी ज्यादा होती है, क्या होती है, ज्यादा होती है, मैंने वर्ड यूज किया है। तो इट मीन्स कि अगर आपके पास एसिड वीक हो गया है या बैटरी खराब हो गई है तो उसके अंदर पॉजिटिव आयन डिस्टर्ब हो जाएंगे। और जितने डिस्टर्ब होंगे वो डिस्टर्बेंस आपके जो लिक्विड है बैटरी का एसिड है उसकी डेंसिटी को चेंज कर देंगे। तो वो यहाँ से चेक करते हैं कि कितने पॉजिटिव आयन बाकी हैं, यानी कि बैटरी की लाइफ कितनी बाकी है। अगर कोई बैटरी अपने एसिड की एसिडिटी को मेंटेन रख सकती है तो वो ठीक है, और अगर बैटरी अपने आपके एसिड की एसिडिटी को मेंटेन नहीं रख सकती, यानी कि पॉजिटिव आयन को वो न्यूट्रलाइज कर देती है नेगेटिव आयन प्रोवाइड करके, तो इट मीन वो बैटरी खराब हो गई। तो यहाँ से वो चेक करते हैं कि कौन सी बैटरी की लाइफ कितनी है, या एक्चुअली वो चेक कर रहे होते हैं कि डेंसिटी कितनी है इस वक्त इस सोल्यूशन की। जो सोल्यूशन की डेंसिटी होगी वही आपके पास बैटरी की लाइफ होगी। ठीक है, अगर मिल्क की बात करूं तो मिल्क के अंदर हमारे पास हम क्या कहते हैं कि मिल्क प्लस वाटर के दो कंपोनेंट आपके पास है। तो जितनी ज्यादा वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती जाएगी उतनी डेंसिटी इसकी डिक्रीज होती जाएगी। जितनी मिल्क की क्वांटिटी ज्यादा होगी उतनी डेंसिटी हाई हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं चेक करने के लिए कि लिक्विड के अंदर कितना पानी है, दूध के अंदर कितना पानी, हाइड्रोमीटर को यूज करते हैं तो हमें बता देता है कि मिल्क के अंदर कितना वाटर अवेलेबल है। तो यहाँ तक तो बात ठीक है कि हमें पता चल जाए हाइड्रोमीटर फ्लोट होने के बाद कि इस वक्त पानी कितना है। कई बार जब ऐसा होता है कि मिल्क ही नहीं होता, वो हाइड्रोमीटर चेक करते हैं तो पता चलता है कि जो कॉम्पोजिशन है इस मिल्क की वो मिल्क की रेंज में लाई नहीं कर रही। इट मीन वो वाटर वो मिल्क नहीं है बल्कि वो क्या है, केमिकल्स है। फिर वो पहले एक सैंपल जस्ट हाइड्रोमीटर चेक करते हैं, फिर हाइड्रोमीटर चेक करने के बाद वो इस सैंपल को भेजते हैं लैब्स के अंदर कि चेक करो क्या ये वाकई केमिकल है कि हमारे इक्विपमेंट के अंदर इक्विपमेंट एरर शो किया। फिर लैब में प्रॉपर टेस्टिंग करते हैं, फिर वहाँ मशीन का पता चलता है कि कितने परसेंट इसके अंदर केमिकल है या कितने परसेंट वाटर है या कितने परसेंट मिल्क है भी कि नहीं। समझ आ गई बात क्या आपको? तो ये हाइड्रोमीटर सिंपल इन कंस्ट्रक्शन होता है और एक्यूरेट भी होता है किसी ना किसी हद तक, बट हमें इससे ना वाइड वाइड गैस मिल जाता है, इक्विपमेंट कंपोजिशन के बारे में एक प्रॉपर आइडिया मिल जाता है। तो इसका नाम डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रोमीटर हो सकते हैं जो मिल्क के लिए यूज हो रहे हैं, अल्कोहल मीटर हो सकते हैं जो अल्कोहल के लिए, कैरोमीटर हो सकते हैं, टैक्रोमीटर हो सकते हैं जो कि शुगर के लिए, बार्कोमीटर फॉर टैनिंग लिक्विड, एसिडोमीटर फॉर एसिड। तो ये डिफरेंट आपके पास टाइप्स है, जिस टाइप का मीटर होगा वो उसी एप्लीकेशन के लिए इसको यूज किया जाएगा। ओके, ये आपके पास टॉपिक था, ये पेनिट्रेशन।
हाइड्रोमीटर के सॉरी डेंसिमीटर के लिहाज से अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। पहले यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ ताकि ना रिकॉर्डिंग